और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर से दफा 370 खत्म किए जाने के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आगाज हो गया है। आज की समाअत खत्म हो चुकी है, कल दोबारा समाअत होगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली 5 रुकनी बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस पर फैसला तो बाद में आएगा, लेकिन इससे पहले इस पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और अपोजिशन जमातों ने इस मुद्दे पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। सभी पार्टियां इस मुद्दे को अपने हक में भुनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। खासतौर पर PDP और NC जैसी पार्टियां आर्टिकल 370 पर जज्बाती कार्ड खेलने में ज्यादा मसरूफ हैं। जम्मू कश्मीर के एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि उनके वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलाइल पेश किए। उन्होंने इस पर इत्मीनान का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट में आज 370 को लेकर समाअत हुई है। हमारे साथ मुजफ्फर इकबाल खान साहब मौजूद हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि भाई जब तक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की रिकमेंडेशन न हो तो पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं है, किसी भी को भी, ना स्टेट असेंबली को ना पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट खुद की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली नहीं बन सकती, ये जाहिर बात है। अब बदलाव होते हुए देखे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, ऑटोनॉमी दी गई थी और वो कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज की। और उसको आज सिब्बल साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट पढ़ी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया की डिबेट्स, तो डिबेट में भी उसका जिक्र है। तो वहां से लगता है कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जिस वक्त के हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जम्मू कश्मीर की अभी एग्जिस्टेंस में भी नहीं थी, उसका मेंशन उसमें है। एक आखिरी सवाल ये है कि आगे किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कितनी दलीलें आप लोगों की तरफ से और रखी जाएंगी? और अभी तो बहुत दलीलें बाकी हैं, आज तो पहला दिन था, मुझे लगता है इसमें तो ये महीना लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे मुजफ्फर इकबाल खान, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वो हमसे बात कर रहे थे। खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद सुप्रीम कोर्ट में पार्टी है। कुल मिलाकर आज कपिल सिब्बल की तरफ से तमाम तरह की दलीलें रखी गई हैं, लेकिन इन तमाम अगर दलीलों को देखें तो मिन जुमला मिलाकर एक्सेशन जम्मू कश्मीर का भारत में आना और साथ ही साथ जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की संविधान सभा थी, 370 क्या कहता है, क्या पार्लियामेंट को इख्तियार है, क्या पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा थी, दस्तूर साज असेंबली थी, क्या उसकी पावर से पार्लियामेंट इस्तेमाल कर सकती है। इन तमाम बातों को लेकर, इन तमाम जो दलाइल हैं उनके इर्द गिर्द ये पूरी बहस हुई है। कल भी इसकी समाअत जारी रहेगी, लेकिन आज की जो समाअत है वो खत्म हो गई है। कुल मिलाकर कहें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से आज की समाअत से, आज जिस तरह की दलीलें रखी हैं उनसे काफी मुतमईन है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुजफ्फर इकबाल ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में हर चीज और हर पहलू को बहुत बारीकबीनी से देख रहा है। अहम सवाल है जो हमें समाअत के दरमियान भी देखने को मिला कि जिस तरीके से जो जम्मू कश्मीर की दस्तूर साज असेंबली थी उसका सवाल, 1951 से 1957 के बीच का सवाल और बीच की तमाम तब्दीलियां, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार बीच में पूछगछ की है, क्या आपको लगता है कि ये पॉजिटिव जा रहा है? मैंने आपको कहा बड़ा क्रिटिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, एक एक नुक्ते का एग्जामिनेशन हो रहा है, एक एक सेंटेंस का एग्जामिनेशन हो रहा है। इससे बड़ा एग्जामिनेशन शायद नहीं होगा और पूरा मुल्क, पूरा वर्ल्ड, माननीय सुप्रीम कोर्ट जिसका इतना बड़ा नाम है सारे विश्व में, ये उनका भी एक एग्जामिनेशन है कि उनको अपने आईन को, वो मुहाफिज है हमारे आईन के। सो हम बात आज यही कर रहे हैं भाई, क्या 5 अगस्त 2019 को जो फैसला माननीय पार्लियामेंट में हमारे गवर्नमेंट ने लिया, वेदर इट वाज लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली राइट और नॉट, दैट इज द केस दैट इज। सवाल यह भी है कि जिन हालात में लिया, जिस तरह की सूरत हाल में लिया, जब जम्मू कश्मीर की असेंबली नहीं थी, जिन हालात में, ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस सर, नो कॉन्सिक्वेंस, वेदर यू हैव फॉलोड लॉ एंड यू हैव फॉलोड द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द केस। As a layman, I can tell you that is the case. That is the case. Have you followed the Constitution? Yes or no? So it is being examined right from 1947. क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां ही इसमें हैं या और दूसरे लोग हैं? इसमें हर कोई है। इसमें जम्मू के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, लद्दाख के लोग हैं, इसमें यहाँ की सिविल सोसाइटी है,
इसमें रिटायर्ड जनरल्स हैं, इसमें रिटायर्ड आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसमें रिटायर्ड जुडिशरी के लोग हैं। कौन नहीं है इसमें? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं इसमें। तो ये थे मुजफ्फर शाह जिन्होंने अपना रद्दमल 370 को लेकर न्यूज़ 18 के सामने रखा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि इससे मालूम होगा कि इस मुल्क को किस तरह चलाना होगा। मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना होगा कि मुल्क आइन की पैरवी करेगा या बीजेपी के हुक्म के तहत चलेगा। आज का दिन जो है, अभी तो बहुत दिन केस चलेगा, इसमें हमें उम्मीद है क्योंकि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की वो मसलहत, वो फैसला, वो कुर्बानियां याद नहीं रखी कि जिसकी वजह से जो देके जम्मू कश्मीर एक आजाद हिंदुस्तान, जमहूरी हिंदुस्तान, एक सेकुलर हिंदुस्तान का हिस्सा बना और सिर्फ एक पार्टी के एजेंडे की तस्कीन के लिए इसमें आगे जो है चले, मुझे लगता है वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि आपने देखा जो बीजेपी की जमात है वो न सिर्फ अपनी ब्रूट मेजॉरिटी से इस मुल्क के आइन की धज्जियां उड़ाती है पार्लियामेंट के अंदर, जो 2019 5 अगस्त को हुआ जिस वक्त जम्मू कश्मीर के आइन को तहस नहस किया गया, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है, हम सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये नजर में रखे कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है या बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के मुताबिक चलाना है। तो इसलिए मेरी सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त है कि इस वक्त मुल्क के हालात बहुत खतरनाक हो रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सारे हमारे इंस्टीट्यूशन डिफंक्ट हो गए हैं। अब आपका एक इंस्टीट्यूशन बचता है जो इस मुल्क के आइन को बचा सकता है। हमें मालूम है कि हालात खतरनाक है, इतना आसान नहीं है आप लोगों के लिए भी, जो हम देख रहे हैं, जो मुल्क के हालात देख रहे हैं, जिस तरह से गोलियां, दिन दहाड़े गोलियां चलाई जाती हैं, नारे लगाए जाते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क को बचाना चाहता है तो इस मुल्क के आइन को बचाना होगा। सुप्रीम कोर्ट पर शक जाहिर करने पर बीजेपी मीडिया इंचार्ज मंजूर भट्ट ने महबूबा मुफ्ती को निशाना बनाया। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के रिमोट पर नहीं चलती, कोई दूसरा सरकारी इदारा भी ऐसा नहीं करता। मंजूर भट्ट का कहना था कि महबूबा मुफ्ती इस हकीकत को भूल रही हैं कि उनकी अपनी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरी वादी को लूटा है। हमारा सबसे बड़ा न्यायालय हमारे मुल्क सुप्रीम कोर्ट का है, हम उसका सम्मान करते हैं। तो मुझे लगता है जो वहां से डिसीजन होगा वो मुझे लगता है भारत देश में हित में सही होगा और भारत के देशवासियों के हित में होगा। अब रहा सवाल कि महबूबा जी कहती है कि अगर फैसला उनके हक में होगा तो वो समझेंगे कि लोगों सुप्रीम कोर्ट उनकी है, तो अगर हक में नहीं हुआ तो वो बीजेपी के इशारों पे काम करती है। पहले महबूबा मुफ्ती जी इस तरीके के जो बयान है आपसे शोभा नहीं देते। आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपने हल्फ लिया है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप चीफ मिनिस्टर बनी है। जब आप जैसी लीडर इस तरीके की बयानबाजी करेंगी, मुझे लगता है आम लोग क्या कहेंगे। ये बेशर्माना बयान है। पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ पूरे देश भर के लोगों को हमारे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी समझती है, मैं समझता हूं आर्टिकल 370 सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचारी जो मिनिस्टर यहां पर रहे हैं रीजनल पार्टीज के, नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी, वो उनके लिए शील्ड था। आम जनता को उसके साथ कुछ नहीं था। लेकिन आज जो भी फैसला हमारा उच्च न्यायालय करेगा सुप्रीम कोर्ट, उसका हम वेलकम करेंगे। और मैं यही समझता हूं, मुझे यही यकीन है कि वो जो भी फैसला करेंगे वो देश के हित में होगा, देश के लोगों के हित में होगा। बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 मामले की समाअत पर अपना रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को गुमराह कर रही हैं। उनका कहना था कि सेल्फ रोल चाहने वाले मुल्क मुखालिफ पाकिस्तानियों को कश्मीर में बसाने का मंसूबा रखते थे। पहला सवाल यही है कि आज समाज शुरू हो गई है, कितनी बीजेपी को, क्योंकि अपोजिशन बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है और वो कह रहे हैं कि अब हमें सुप्रीम कोर्ट पे ज़्यादा विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट हमारी रक्षा करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेगा। देखिए,
ये देश कानून से चलता है और उसी कानून के तहत लोकसभा, राज्यसभा जो सबसे बड़ा सदन है जहां पर कानून बनाए जाते हैं, वहां पर सब चर्चा के बाद जब चीजें तय होती हैं वो राष्ट्रपति के पास जाती हैं। जब राष्ट्रपति के पास ये जाता है तो वो फाइनल डिसीजन होता है। तो उसी आधार पर 370 और 35 से तोड़ी गई है। नंबर 1, अब जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो लगातार इस धारा 370 का नाजायज फायदा अपने लिए लेते रहे, उनको तकलीफ होना स्वाभाविक बात थी। आज वो कोर्ट में जाकर के याचिका दायर कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस जिस प्रकार का भी फैसला करेंगे वो संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में करेंगे। हमें विश्वास है जहां तक सुनवाई हो रही है कहीं ना कहीं इन चीजों को निपटाना तो था, तो अच्छा स्वागत योग्य कदम है। तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ठीक तरीके से किया गया एक जो फैसला है वो हमारे पक्ष में आएगा। लेकिन अपोजिशन कहती है और उन्होंने पिटीशन में भी रखा है कि जो पिटीशन दाखिल हुए उसमें कहा गया है कि जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस अपनाया गया इसको एब्रोगेट करने का, वो गलत था। स्टेट असेंबली नहीं थी, असेंबली को इख्तियार है एज पर J&K कॉन्स्टिट्यूशन, उसको इख्तियार है कि पहले वो डिसीजन ले, वहां अगर पास होता या कुछ होता तो आगे चल के पार्लियामेंट को फिर था। देखिए, ऐसा प्रावधान नहीं है। जब ये जिसको लगाया गया था तब भी जवाहरलाल नेहरू ने वहां से पार्लियामेंट में उस वक्त हुआ था, ना कि स्टेट की असेंबली से। ये उनको पढ़ना चाहिए। ये लोगों को गुमराह करते हैं। ये उस 370 की आड़ में इन लोगों ने रीसेटलमेंट बिल लाया था, जो पाकिस्तान के लोग यहां पर आकर के अपनी जमीनें ले सकते हैं। ये देश विरोधी है, ये सेल्फ रूल चाहते हैं, ये इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर की बात करते थे, ये ऑटोनॉमी की बात करते थे। इस तरह का यहां पर नहीं चल सकता। तकलीफ होना, क्योंकि इन परिवारों को फायदा था, इनको तकलीफ होना स्वाभाविक बात थी। उसी आधार पर इस प्रकार की जो याचिकाएं हैं वो की गई। महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट पे नजर है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का रूल चलेगा, यहाँ की बीजेपी के ऑर्डर चलेंगे, उसको डिसाइड करेगा। हमें ये सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिया है, पूरे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त खतरे में है, इंडिया की सॉवरेनिटी खतरे में है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है स्वागत योग्य होगा। और जहां तक इनको खतरा नजर आता है तो ये तो तभी भी कहती थी 370 को हटाया गया तो यहां पर भारतीय झंडे का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। वो हटाया भी गया। आज पाकिस्तान के झंडे चढ़ने के बजाय यहां पर भारत का राज चलता है, ना कि पाकिस्तान का राज चलता है। ये तो पत्थरबाजों का समर्थन करने वाले लोग हैं, ये हुर्रियत का समर्थन करने वाले लोग हैं, ये मिलिटेंट्स के बेटों को नौकरियां देने वाले लोग हैं। तो खुद सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों का भी संज्ञान लेगा, तो जो भी फैसला होगा स्वागत योग्य होगा और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होगा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। 1200 plus reporters. रांची कोर्ट में व्यवसायी विष्णु अग्रवाल के रिमांड की अर्जी पर सुनवाई कल। ईडी ने किया था गिरफ्तार। जामताड़ा के कोल्हर और रायडी गांव में दूसरे दिन भी धारा 144 लागू। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धनबाद में पुजारी के घर से दिन दहाड़े कैश की चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की सनसनीखेज वारदात। दुमका के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार गाड़ी ने गोलबंधा गांव के पास बाइक सवार 2 युवक को कुचल दिया। हादसे में दोनों की घटनास्थल पर मौत हो गई। सिमडेगा पुलिस ने प्रतिबंधित पशु की हत्या करने के आरोप में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना बोलबा के लेटाबेड़ा बरटोला में हुई है। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। एलजी मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में दर्जनों फ्लैट्स मुस्तहिकीन के हवाले किए। जुमला 192 फ्लैट्स में से 162 फ्लैट जम्मू कश्मीर के लोगों को अलॉट किए गए हैं, जबकि बाकी मादा 30 फ्लैट्स नॉन माइग्रेंट गरीब मजदूरों को अलॉट किए गए। माहाना 2200 रुपए की काफी कम किराए पर ये फ्लैट्स लोगों को अलॉट किए गए। इस मौके पर एलजी ने फ्लैट पाने वालों को मुबारकबाद पेश की। एलजी का तासुर है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की मुस्बत तब्दीलियां देखी जा रही हैं।
affordable. ये एक अच्छा काम हुआ है, खासतौर से कोरोना महामारी के दौरान पूरे देश में बड़े स्तर पर कामगारों, खासकर शहरी गरीबों का पलायन देखने को मिला था और इस तरह के आवासीय परिसरों के निर्माण से मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। किसी भी संवेदनशील सरकार या प्रशासन का यह प्राथमिक दायित्व है कि गरीब और वंचित लोगों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। ये पिछले 2-3 वर्षों में इस दिशा में काफी प्रयत्न हुए हैं। ये 21 में शुरू कराया, पहले 12 साल तक थे, तो आज उसमें से कुछ लोगों को आवंटन हुआ है। मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं। काम की एक नई पद्धति धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जो वास्तव में जरूरतमंद लोग हैं, जो हाशिए पर हैं, उपेक्षा के शिकार रहे हैं, आखिरी कतार पर जो खड़े हैं, उनको संसाधनों को मुहैया करा के उनके जीवन में बदलाव लाया जा सके। सुंजवा के इस अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, माने कम किराया वाले, जैसा बताया गया 2200 रुपया प्रति महीना, वो अनेक ऐसे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा जो लोग खासतौर से ट्रेड, इंडस्ट्री, टूरिज्म, हेल्थ सर्विसेज, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में जुड़े ऐसे कामगार और ऐसे विद्यार्थी जो सुदूर ग्रामीण अंचलों से आते हैं, रहने का इंतजाम नहीं है, ऐसे लोगों में इस तरह के आवासीय परिसर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बारामूला में 2 लश्कर तैयबा के हाइब्रिड दहशतगर्दों को असलहा गोला बारूद के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। आजादगंज बारामूला में नाका चेकिंग के दौरान बारामूला पुलिस की ज्वाइंट फोर्स सीआरपीएफ की 53 बटालियन और फौज के 46 आरआर ने ओल्ड टाउन में एक MVECP तैनात किया था। इसी दौरान 2 मुश्तबा अफराद नाका पार्टी को देखकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से एक पिस्तौल मैगजीन, 4 लाइव पिस्तौल के राउंड और एक दस्ती बम बरामद किया गया। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त फैसल मजीद गानी और नूरुल कामरान के तौर पर हुई है। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि दोनों अफराद हाइब्रिड दहशतगर्द हैं और लश्कर तैयबा से वाबस्ता हैं। उन्होंने आने वाले यौम आज़ादी के मौके पर कस्बे बारामूला में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने के लिए असलहा और गोला बारूद इकट्ठा किया था। UAPA के और आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन बारामूला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच जारी है। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुलवामा की जानिब से बोर्डिंग हाउस त्राल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें सिख तबके को सियासी रिजर्वेशन देने की मांग की। इस मौके पर GPC पुलवामा के सदर मास्टर कुलवंत सिंह ने बताया कि जिस तरह मरकजी हुकूमत ने पंडित बरादरी को 2 सीटें रिजर्व की हैं, हम उसका खैर मकदम करते हैं। ताहम हमारी मांग है कि सिख तबके के जज्बात का एहसास करते हुए हमारी कम्युनिटी के लिए भी 4 सीटें जम्मू कश्मीर में मखसूस की जाए, ताकि हमारे देरीना मुतालबात पर अमल हो सके। सामने बुलाई है वो इस मकसद के लिए बुलाई है कि पार्लियामेंट में आज कुछ दिन पहले 2 बिलें पास हुई। एक बिल जिसमें ST का दर्जा दिया गया हमारे भाइयों को, हम उसका भी खैर मकदम करते हैं। दूसरी बिल जिसमें पंडित भाइयों को, जो यहाँ के नॉन माइग्रेंट पंडित भाई हैं, उनके लिए भी 2 सीटें असेंबली में मखसूस रखी गई हैं, तो उस चीज़ का भी हम खैर मकदम करते हैं। अब रहा हमारी सिख कम्युनिटी जो यहाँ बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक इसमें माइनॉरिटी में रहती है, इनके लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे अमित शाह ने कुछ भी हमें गिफ्ट नहीं दिया, जबकि उन 2
तबकों के लिए उन्होंने सब कुछ सामने रखा, जिससे वो दोनों तबके उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम चाहते हैं कि इस सिख कम्युनिटी का भी वो अपनी असम्बली में एक बिल ले जाएं पार्लियामेंट में, जिसमें सिख तबकों को भी कम से कम कश्मीर असम्बली के लिए 2 सीटें और जम्मू के लिए 2 सीटें मखसूस हों। यह हमारी मांग है और इस मांग को लेकर हम आपको यहाँ ले आए हैं, ताकि आप हमारी ये जो ये मांग है इसको आप वहाँ तक पहुँचाएंगे। यूटी इंतजामिया ने मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दी है। 2019 से अब तक 50 से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन को खिदमात से बर्खास्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए ये कार्रवाई कितनी अहम है, देखिए खास रिपोर्ट। आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ महाजों पर काम कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ कामयाब कार्रवाइयां की और बड़ी तादाद में सरगर्म दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। इसके अलावा हुकूमत ने ओवरग्राउंड कारकुनों और दहशतगर्दी के हमदर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इत्तलात के बाद कि कुछ सरकारी मुलाजमीन दहशतगर्दी से मुताल्लिक सरगर्मियों में मुलव्विस हैं, यूटी इंतजामिया ने ऐसे मुलाजमीन को रडार पर डाल दिया। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने इन मुलाजमीन के मामलात की जांच पड़ताल के लिए एक खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी, जिन पर मुश्तबा सरगर्मियों के लिए आईन हिंद के आर्टिकल 311(2) के सी के तहत कार्रवाई की जरूरत है। इस टास्क फोर्स की सिफारिशात पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस पाए जाने वाले मुलाजमीन को मुलाजमत से बरतरफ किया जा रहा है। इस तरह के ताजा तरीन अहकामात 16 जुलाई 2023 को जारी किए गए थे। इस रोज को 3 सरकारी मुलाजमीन मुरव्वत हुसैन मीर नामी, महकमा रेवेन्यू के एक मुलाजिम अरशद अहमद ठोकर नामी एक पुलिस एहलकार और कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्यारो फहीम असलम को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया था। बहुत पहले होना चाहिए था, 90 से ऑनवर्ड्स होना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी कंपल्शंस थी। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा एक्शन हुआ है, खासकर इस पिछले 317 हटने के बाद, जब से गवर्नर मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की गवर्नमेंट है। मैं देखा काफ़ी एक्शन इनके खिलाफ हुआ है। और आप इमेजिन करें, आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट में अपीजमेंट सेपरेटिस्ट की होती थी, उनके बच्चों को बिना इंटरव्यू के आप गस्टेड पोजीशनों पे लगाते थे, जबकि जो देशभक्त कश्मीरी है, कुपवाड़ा में, टंगधार में रहता है, या पुलवामा, शोपियां में, अनंतनाग में रहता है, उसके बच्चे को नहीं आप लगाते बिना इंटरव्यू के, उसको क्लर्क भी नहीं लगाते। और जो सेपरेटिस्ट है, जो हिंदुस्तान को गालियां देता है, उसके खिलाफ जिहाद चलाता है, उसके बच्चे को आप सीधा गस्टेड ऑफिसर लगाते हो। तो दिस शुड नॉट बी टॉलरेटेड। तो बहुत अच्छा है कि ऐसे लोगों को डिसमिस किया, ऐसे लोगों को निकाला, और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए थी। साबिक डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद ने कहा कि ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो पाकिस्तान के कहने पर काम करते हैं, बंदूक बरदार दहशतगर्दों से ज्यादा खतरनाक हैं। इनका कहना है कि ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ हुकूमत की तरफ से की गई कार्रवाई जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने में बहुत मददगार साबित होगी। सरकार में बैठा हुआ है, वो आपके सीक्रेट्स बता रहा है, वो लिस्टें लीक करता है, कौन सा पुलिस वाला टेररिज्म में काम कर रहा है, कौन वारंट इशू कर रहा है डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से या होम डिपार्टमेंट से, कौन टेररिज्म के खिलाफ कौन सी कोर्ट में कौन गवाही दे रहा है। तो ऐसे लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं, चाहे वो पुलिस में हों, रेवेन्यू में हों, दूसरे शोबों में हों।
आप इमेजिन करिए यूनिवर्सिटी में अगर ऐसा आदमी बैठा है वो कितने बच्चों को अफेक्ट करता है, कॉलेजेस में, और दे आर एंजॉइंग लग्जरी लाइफ, टैक्स पेयर का मनी से तनख्वाह मिल रही है, गाड़ियां हैं, उस छुट्टियां हैं, नवाबी है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हो और काम हिंदुस्तान के खिलाफ कर रहे हो। देशद्रोह हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। अब ये कार्रवाई हो रही है, इसका असर कई गुना ज़्यादा होगा दैन किलिंग टेररिस्ट। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि एलजी इंतजामिया ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद दहशतगर्दों और इनके हमदर्दों के खिलाफ जो कार्रवाइयां की हैं वो दुरुस्त समत में जा रही हैं। इनका कहना है कि अगर ये इसी रफ्तार से जारी रहा तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल अमन लौट आएगा। न्यूज 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। अगर आप पाकिस्तान की हकीकत जानना चाहते हैं तो बलूचिस्तान के लोगों से बात कीजिए। बलूचिस्तान की सियासी लीडर नायला कादरी बलोच का कहना है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में मुसलसल जुल्म कर रहा है। उन्होंने पीओके को आतंक की फैक्ट्री करार दिया और कहा कि पीओके से कश्मीरियों को निकालकर पंजाबियों को बसाया गया है, जबकि कश्मीरी होटलों में बर्तन धो रहे हैं और छोटे मोटे काम कर रहे हैं। नायला कादरी बलोच ने न्यूज 18 के एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू से खास बातचीत में इन ख्यालात का इजहार किया। लगातार हम ये देखते आए हैं और ये साबित भी हो चुका है कि पाकिस्तान टेरर की फैक्ट्री चलाता है, आतंकवादियों को पैदा करता है, उनको ट्रेन करता है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के जरिए हमने देखा कि भारत में भी कई बार हमले हुए हैं। 26/11 मुंबई हमला भी हुआ है और हाल ही में कई ऐसे अटैक्स भी हुए हैं। कश्मीर में लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश लगातार जारी रहती है। तो ऐसे में जो टेरर फैक्ट्री वहां पर चल रही है उसको लेकर क्या बलूचिस्तान पर भी उसका इम्पैक्ट होता है? जाहिर है बलूचिस्तान तो उसका सबसे पहला विक्टिम है ना। बलूचिस्तान पर तो वो इम्प्यूनिटी के साथ कर रहा है। ये जो कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी है, आप देखिए कि बांग्लादेश में इन्होंने जो कुछ किया उसकी इन्हें कोई सजा नहीं दी गई। जो वॉर क्रिमिनल्स थे, रेपिस्ट थे, उनको हार पहना के भारत ने भेज दिया पाकिस्तान और वो हम पे छोड़ दिए गए। तो इनको तो आदत है कि ये जो कुछ करें, जराइम करें इंसानियत के खिलाफ, उस पर इनको कोई पूछता नहीं है, अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं हुई। तो इनका ख्याल है कि अब भी नहीं होगी, पर ऐसा नहीं है। इनको एक एक वॉर क्राइम जो इन्होंने बलूचिस्तान में किया उसका जवाब इंटरनेशनल कोर्ट में इनको देना पड़ेगा। इनके एक एक नामों के साथ वहां पर केस और ये समझते हैं कि ये जाकर कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में सेटल हो जाएंगे तो ये छूट जाएंगे। ये वहां पर इनको घेर कर जो है इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे बलोच, इनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो कुछ ये भारत में कर रहे हैं, ये बांग्लादेश में कर रहे हैं, ये अफगानिस्तान में कर रहे हैं, ये ईरान में कर रहे हैं, हत्ता कि ये चीन में कर रहे हैं। ये जिसको अपना दोस्त कहते हैं, ये उनके मुल्कों में जाकर भी आतंक फैलाते हैं। तो कश्मीर में तो आप देख रहे हो कि जो कश्मीर की सिविल सोसाइटी है उसको मजहब के नाम पर तोड़ने की कोशिश और एक दूसरे से लड़ाने की जो इन्होंने कोशिश की। कश्मीर का ये जहां दावा करते हैं, बलोच के पॉइंट ऑफ व्यू से कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, क्योंकि कश्मीर के जो महाराजा थे उन्होंने कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल कर दिया था। ये तो बाद में जो टुकड़ा इन्होंने लिया, ये इन्होंने कबाइलियों के भेस में जो पाकिस्तान की फौज थी घुस के उन्होंने जो एक टुकड़ा लिया, उसका जो इन्होंने हशर किया हुआ है। आपकी तरफ के जो कश्मीरी हैं उन्हें कितनी इन्फॉर्मेशन है इसकी हमें नहीं पता, लेकिन जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां से कश्मीरी इन्होंने निकाल दिए हैं। कश्मीरी पाकिस्तान के होटलों में बर्तन धो रहे हैं, बहुत लो पेड मजदूरियां कर रहे हैं और कश्मीर से उन्हें निकालकर कश्मीर में इन्होंने पंजाबियों को सेटल कर दिया है, उन्हें कश्मीर की आईडीज दे दी हैं और वहां से मिनरल्स लूट रहे हैं, पानी के रुख बदल रहे हैं, जंगल काट रहे हैं और वहां पर इन्होंने जो टेररिस्ट गैंग्स हैं उनको इम्प्लांट किया हुआ है। तो कश्मीर को तो इन्होंने जहन्नम बना के, नर्क बना के रखा हुआ है। तो यहाँ के कश्मीरियों को मुझे नहीं पता कि कितनी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम तो वहाँ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हमें तो वहाँ का पता है कि क्या हो रहा है। तो इन्होंने कश्मीर का एक कार्ड बनाया हुआ है जिस पर ये एक लूटमार मचाई हुई है इन्होंने। कोई ऐसी जगह नहीं जहां ये लूटमार ना करें। जो इनके
कंट्रोल में जो जगह आती है या वहां से सिर्फ लूट मार करते हैं। जिला रामबन में सिविल सोसाइटी गोल ने एक खामोश एहतजाज किया। एहतजाजियों ने सब डिवीजन गोल इंतजामिया को उनके मसाइल फौरी तवज्जो देने की मांग की। वज़रे के सब डिवीजन गोल में सड़कों की हालत नहायत ख़राब है, वहीं तालीमी इदारों की इमारतें खस्ता हाल का शिकार हैं और स्कूलों में स्टाफ की किल्लत है। तिब्बी निज़ाम भी दरहम बरहम है। वहीं सब डिवीजन के दूर दराज इलाकों में तिब्बी मराकज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़्यादा कमी है, जबकि डिग्री कॉलेज गोल के तलबा ITI के 2 कमरों में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि डिग्री कॉलेज की इमारत पिछले कई सालों से ज़ेर तामीर है, तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। सिविल सोसाइटी गोल की जानिब से इंतजामिया को 1 माह के अंदर अंदर तमाम मसाइल हल करने की मांग की, वरना सड़कों पर एहतजाज करने का इंतबा दिया। सिविल सोसाइटी गोल है जो बंद कमरे में इस वक्त एहतजाज कर रही है, अंदर है, लेकिन इसके अंदर रहने के इरादे नहीं है। ये पक्का है कि इसके अंदर रहने के इरादे नहीं है। गूनागूं मसाइल हैं जिनसे लोग दो चार हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो हुकूमत तक ये बातें पहुंचाए। जब वो हुकूमत तक बातें पहुंचाएंगे हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, हम बैठ सकते हैं। अदरवाइज जब हम बाहर निकले तो फिर हमारा ये सैलाब रुकना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे हमारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, कोई भी बेसिक फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। जहाँ तक तालीमी निज़ाम का है वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है। उस्ताद स्कूलों में नहीं है। कॉलेज की खस्ता हालत है। कॉलेज बिल्डिंग हमारे पास नहीं है। लास्ट 8-10 साल से कॉलेज चल रहा है मगर आज तक हमारी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो रही है। तो इसी तरह सड़कों की हालत है, पूरी सड़कें खस्ता हालत में है, गाड़ियों के चलने के काबिल नहीं है। कहीं पे पुल थे, पुल उड़ गए, लोगों को पैदल चलने की भी नहीं है। की नाकामी है, गवर्नमेंट इंतजामिया की नाकामी है, एग्रीकल्चर की नाकामी है, हार्टिकल्चर की नाकामी है, फ्लड डिपार्टमेंट की नाकामी है। हमारे सब डिवीज़न में आज की जो मूसलाधार बारिश की वजह से फसलें, ज़मीनें, मकान सब बह गए। ये काम फ्लड कंट्रोल का है। फ्लड कंट्रोल एक डिपार्टमेंट हमारे डिवीज़न में है मगर हमारे गूल सब डिवीज़न में कहीं काम नहीं आया, उसका कहीं वो दरकार नहीं आया। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि उस डिपार्टमेंट को बुलाया जाए और जगह जगह इलाका जात मोड़ा जात जाके वो अपने रिपोर्ट्स ले और नक्शा ले, एस्टिमेट बनाए ताकि वो काम आ जाए। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के टटीबा गांव में दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी की महिला ने पीट-पीट कर हत्या कर दी। दरअसल महिला का बेटा बीमार था, वो दवा लेने के लिए रूड़िया कैतवार के घर गई थी। रांची पुलिस ने ईंट भट्टा मालिक विकास एक्का से 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम है राजेश मुंडा, मंगलदीप कुमार और ब्रजकिशोर गंजू। दरअसल ईंट भट्टा मालिक विकास एक्का को ये तीनों आरोपी कोयले की सप्लाई किया करते थे। झारखंड विधानसभा के सीएम कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री से अल्पसंख्यक आयोग और वक्फ बोर्ड के गठन की प्रक्रिया जल्द पूरा करने का आग्रह किया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने की बात कही। रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय में 9 और 10 अगस्त को हो रहे विश्व आदिवासी दिवस समारोह का बीजेपी ने विरोध किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा ने कहा कि बिरसा मुंडा संग्रहालय का निर्माण करोड़ों रुपए की लागत से हुआ था, पर आदिवासी दिवस समारोह के नाम पर संग्रहालय के बेशकीमती सामान को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। दरभंगा में दलित के शव के साथ दुर्व्यवहार मामले में केंद्र ने बिहार सरकार से मांगा जवाब। केंद्रीय गृह सचिव ने बिहार के मुख्य सचिव को पत्र जारी किया, जांच रिपोर्ट तलब। बिहार में जारी रहेगी जातीय गणना, हाईकोर्ट से रोक की याचिका खारिज होने के बाद सभी डीएम को जातीय गणना का काम जल्द शुरू करने के निर्देश। पीट पत्र विवाद के बाद 27वें दिन विभागीय कार्यालय पहुंचे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। विभाग में एंट्री की मनाही के बाद भी आप सचिव के यादव भी पहुंचे ऑफिस। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर रांची लौटे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। झारखंड में बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर पर जताई चिंता।
रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय में विश्व आदिवासी दिवस समारोह का बीजेपी ने किया विरोध। समारोह के नाम पर धरोहर को तहस नहस करने का आरोप। रांची कोर्ट में व्यवसायी विष्णु अग्रवाल के रिमांड की अर्जी पर सुनवाई कल। ईडी ने किया था गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शन द्राबी ने आज पुंछ में जामिया मोइनुस-सुन्ना और मीदा पब्लिक स्कूल के सालाना जलसे में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उनका इस्तकबाल मौलवी बशारत सक़फ़ी ने किया। मदरसे के तलबा की जानिब से सकाफती प्रोग्राम पेश किया गया। डॉक्टर अंद्राबी ने इंतज़ामिया की काविशों को सराहते हुए कहा कि जदीद तालीम के साथ मजहबी तालीम इस मदरसे का प्लस पॉइंट है। डॉक्टर दरख्शान ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने मदरसों के तलबा के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं और यहाँ इस मदरसे में इल्मी तौर पर इस विजन को नाफिज किया गया है। इस विजन को पूरे हिंदुस्तान में फैलाने की ज़रूरत है। वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन ने ज़िले में मज़ारात का मुकम्मल दौरा किया। जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में कोई भी हमारी दरगाह है, हम वहाँ तक पहुँचे, लेकिन यहाँ दिल को काफ़ी मसरत हुई कि ये पोस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे इंडियन आर्मी ने बना के रखी है और इंशाअल्लाह रहमान हम मसरत हमें हो गई कि ये उस तरह से नहीं है कि अगर हमें कोई परेशानी होती, लेकिन अब चूंकि ये वक्फ नोटिफाइड है, हमने यही सोचा है कि हम यहाँ पे आए, दुआ भी करें और ये भी देखें कि वक्फ नोटिफाइड प्रॉपर्टीज जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम पहुँचे। ये शायद हमारा पहला जो चेयरपर्सन यहाँ पे कोई आया है और पहली बार ही हम यहाँ पे भी आए। ये 10,000 की फीट पे और आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत ये आप दिखाइए इमरान साहब कि कितनी खूबसूरत जगह है। तो यहाँ पे हमारे तमाम लोगों को आना चाहिए और यहाँ पे देखना चाहिए और खास जो हमारे यहाँ पे इंडियन फोर्स आर्मी फोर्स बैठा हुआ है उनको भी एक हौसला अफजाई होती है और इनकी ही वजह से हम भी सेफ हैं यहाँ पे। और पीर बाबा की वो तो मर्जी रहती ही है अल्लाह की और हमें लगता है कि ऊपर अल्लाह है। ये जो खूबसूरती हम इस मंजर को देखकर ही यहाँ पे हैरान हो गए। हमारे साथ इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं जो ये सारा देख रेख यहाँ पे करते हैं। इस्तिफादा कुनंदगान ने फ्लैट्स की चाबियां हासिल करने पर हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जम्मू में इतने कम किराए पर मुनासिब रिहाइश तलाश करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने कहा कि वो अब राहत महसूस कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, जो कि काफ़ी एफोर्डेबल मतलब रेंट है और काफ़ी हेल्पफुल भी है। और हम जो जेके हाउसिंग बोर्ड का काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा और हमारी हेल्प की। पुंछ के रहने वाले हैं और हमें आज बहुत खुशी हुई है क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। यहाँ रेंट के हाउस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी और हमें इस चीज़ की बहुत ही बेनिफिट हुआ है और हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप क्या करती हैं शहर में पुंछ से आई हैं? मैं पीजी कर रही हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी से। और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था हमारे लिए यहाँ पे रहना, यहाँ पे सब कुछ मतलब अरेंजमेंट्स करना। बहुत ज़्यादा किराया बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जो प्राइवेट लोगों के हाउस है वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है रहना, उनके हिसाब से रहना, वो भी हमारे लिए एक दिक्कत हो जाती है और हम उतना एफोर्ड नहीं कर पाते। हम आए हुए हैं दूर से यहाँ पढ़ने के लिए। ये जो जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड ने हमारे लिए किया है ये बहुत अच्छा है, हमें इससे बहुत फायदा हुआ और हम इसके लिए इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। और आज हमें गवर्नर साहब ने ये कीज अलॉट कर दी है फ्लैट्स की और हमें यहाँ पे अलॉटमेंट मिल गई। खानियार श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली 18 साल लड़की फातिमा आदिल ने मुल्क और बैरून मुल्क स्क्वायर चैंपियनशिप में कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर कई गोल्ड मेडल जीत चुकी है, लेकिन इसका ख्वाब ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करके मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। पेश रिपोर्ट। अपनी इब्तिदाई उम्र से ही खानियार श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली फातिमा आदिल को खेलों का जुनून था और वो टीवी पर दुनिया भर के एथलीट्स को अपने मुल्क का सर फख्र से बुलंद करते देखती थी। वो भी अपने मुल्क के लिए ऐसा ही करना चाहती थी। फातिमा आदिल ने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत की।
इसके वालिदैन ने भी इसके ख्वाब को पूरा करने के लिए भरपूर हिमायत की। फातिमा आदिल अपने मुख्तसर करियर में अब तक 6 कौमी और 3 बैनुल अक़वामी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और जनूबी कोरिया में वर्ल्ड स्क्वायर चैंपियनशिप में अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने 12वीं मुकम्मल कर ली है और अब श्रीनगर में MBBS में दाखिले की तैयारी कर रही हैं। मेरा पहला नेशनल मैंने 2017 to 18 गोवा में खेला, उसके बहुत सारे नेशनल्स उसके बाद खेले। और रिसेंटली जो मेरे रिसेंट 2 इवेंट्स है, एक तो नेपाल में ये नेपाल में इंटरनेशनल हो गया और एक भारत श्रेष्ठ भारत चंडीगढ़ में मैंने फरवरी के मंथ में लास्ट मेरा खेला है, मैंने खेला है कि नेशनल गेम्स हो रहा है, हमारा इंडियन ओलंपिक्स हो रहा है अक्टूबर नवंबर में, उसमें इंशाल्लाह गोल्ड लाना चाहती हूँ। और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स और जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं हमारे, जैसे कि ओलंपिक्स हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, साउथ एशियन चैम्पियनशिप्स, एशियन चैम्पियनशिप्स हो गई, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हो गई, उसमें मैं चाहती हूँ कि मेरा मेडल आए और मैं अपनी स्टेट को और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर। क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है ड्यूरिंग द ये प्रैक्टिस सेशन में, इसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है ये। और बाकी मैंने बहुत सारे बच्चे ट्रेन किए हैं, लगभग 700 में बच्चे हैं जो मैंने ट्रेन किए हैं, बट स्टिल जो ये है इस पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ा। फातिमा आदिल के घर वाले अपनी लड़की की कामयाबी पर बहुत खुश हैं और वो फख्र महसूस करते हैं। इनके वालिदैन का कहना है कि वो अपनी बेटी को कश्मीर की पहली गोल्डन गर्ल बनने के ख्वाब को पूरा करने में हर मुमकिन मदद करेंगे। वारिया खुशी गई में वारिया मे जह कर्मुत डिफरेंशिएट बच्चस या बच्ची पान वन कहीं अकिस कोर तो लड़कस मे जह कर्मुत तो अच्छे समाजस मज मतलब दिमागस मज कूर रटन गर तमो कह प्रिजर्व मतलब थवान सह बंद हिू अक हिसाब, मगर ये बच्चे पन मे फर्क निम दोनों मज। मैं देखा कि शी इज़ कीन, मतलब पढ़ाई की तरह भी और स्पोर्ट्स की तरह भी, तो हमने इसको ये मौका दिया। पहले सबसे पहले हमें अपने बच्चे को मॉरली एजुकेट करना चाहिए। कि पहले बचपन में अलोहा भी जाती थी, उसके बाद उसको पोइट्री में बहुत ज़्यादा शौक हो गया तो उसने एक बुक भी पब्लिश की ब्लूम नाम से, तो हमेशा ये रही इसी के साथ इन टच। इसने इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेल अच्छा किया। और खुश होता हूँ जब ये जीते या मैं जीता हूँ, वैसे मैं खुद भी एक प्लेयर हूँ तो खुशी मिलती है जब दोनों में से कोई भी जीता है। तो फातिमा आदिल ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो एक मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया करके उनकी हिमायत करें ताकि इन जैसे खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा कर सकें और कामयाबियां हासिल कर सकें। न्यूज़ 18 के लिए रईस अहमद की रिपोर्ट। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। जामताड़ा के कोल्हर और रायडी गांव में दूसरे दिन भी धारा 144 लागू, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धनबाद में पुजारी के घर से दिन दहाड़े कैश की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की सनसनीखेज वारदात। दुमका के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार गाड़ी ने गोलबंधा गांव के पास बाइक सवार 2 युवक को कुचल दिया। हादसे में दोनों की घटनास्थल पर मौत हो गई। सिमडेगा पुलिस ने प्रतिबंधित पशु की हत्या करने के आरोप में 6 आरोपियों को गिरफ्तार। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
दुनिया का मशहूर सयाहती मकाम सोनमर्ग में आजकल सयाहती सरगर्मियां उरूज पर हैं, क्योंकि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और बाहर से आने वाले सयाह सरसब्ज शादाब मैदानों और पहाड़ों और मशहूर थजवास ग्लेशियर से घिरे हुए पुरसुकून खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक रिजॉर्ट में सयाहों की आमद पिछले सालों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। ये बात काबिल जिक्र है कि हुकूमत ने इस रिजॉर्ट की सैर के लिए मजीद सयाहों को राग़िब करने के लिए सहूलियात और सरगर्मियों को बढ़ाया है, जिसमें एडवेंचर टूरिज्म शामिल है। दरियासना सयाह महकमे सयाहत की जानिब से फराहम की गई सहूलियात से मुतमईन है और सयाहत से वाबस्ता ताजिर खुश हैं और मुस्तकबिल में मजीद सयाहों की आमद की तवक्को रखते हैं। से आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार पहले भी आए थे और अभी दोबारा आए तो बहुत सारा चेंज भी पाया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। पहले यहाँ से गाड़ी आगे तक जाती थी, अभी नहीं जाती हैं। और अभी तो पूरा घोड़े से गए तो एडवेंचर तो बहुत था, आइस में भी बहुत एडवेंचर था और घोड़े पे बैठ के गए उसमें। मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और बहुत दिन से प्रतीक्षारत थे कि हमें कश्मीर जाना है। कश्मीर को एक दुनिया का स्वर्ग माना जाता है, इतनी सुंदरता यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ पर हमको बहुत अच्छा लगा, नेचुरल ब्यूटी के हम बहुत ही मतलब इसको अच्छा लगता है और मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ। और यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी एकदम चादर की तरह से बर्फ जमी हुई है, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत एंजॉय किया हम दोनों ने। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि सोनमर्ग जो है वो एक फेमस डेस्टिनेशन है J&K में। तो पिछले साल और इस साल का फिगर देखें तो बहुत इनकरेजिंग है, काफ़ी नंबर्स में टूरिस्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखते हो कि नेचुरल ब्यूटी इतनी अच्छी है कि लोग आके इसको एंजॉय करते हैं, चाहे वो आपके पहाड़ हों, आपके दरिया हों, आपके ग्लेशियर्स हों, जो भी हर एक नेचुरल ब्यूटी की बात कर लें तो सोनमर्ग मालामाल है उससे। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कई मरकजी स्कीमों को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया, लेकिन PMJAY सेहत स्कीम ने जम्मू कश्मीर में सेहत की देखभाल में इनकलाब बर्पा किया। दिसंबर 2020 में वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर में अपनी नौइयत की पहली स्कीम शुरू की, जिसमें जम्मू कश्मीर की पूरी आबादी के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को यकीनी बनाया गया। आयुष्मान भारत PMJAY सेहत नामी स्कीम से न सिर्फ समाज के माशी तौर पर कमजोर तबकात बल्कि समाज के तमाम तबकात को राहत मिली है। इस स्कीम ने 4 साल की मुख्तसर जम्मू कश्मीर में सेहत के शोबे को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। जम्मू कश्मीर के 100% खानदानों में कम से कम एक के पास आयुष्मान कार्ड है। 82 लाख लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, जो जम्मू कश्मीर के 230 पब्लिक और प्राइवेट अस्पतालों को शामिल किया गया। तिब्बी माहिरीन और अवाम इस स्कीम को सराहते हैं और इसे जिंदगी का तोहफा करार देते हैं। ये हमारी स्कीम आई है, इसके तहत अलग अलग पैकेजेस के तहत जो है, जो भी पेशेंट अस्पताल में एडमिट होता है उसको हर कोई फैसिलिटी जो है वो डायग्नोस्टिक हो, वो कोई टेस्ट हो, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट हो या कोई भी प्रोसीजर हो, वो इसके तहत फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को मैसर होता था। और जो हमारे जो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड पीपल होते थे, जिनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता था, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। देखो जनाब, पहले गरीब लोग के लिए बड़ा मुश्किल पड़ता था, या तो उसको कोई बैल मतलब माल मवेशी होता घर में वो बेचना था, नहीं तो ज़मीन बेचनी थी, तो बाद में फिर भी इलाज बराबर हो सकता नहीं था। जब से गोल्डन कार्ड बन गया, इसकी सहूलियत होगी, मतलब गरीब के लिए काफ़ी सहूलियत होगी। जब से गोल्डन कार्ड पहुंचा तो हर आदमी को यहाँ इलाज भी मिलता है, सहूलियत भी मिलती है, हर आराम हो गया उसके बाद में। अगर रबी आसन कहें तमिस ग सहूलियत, तमिस दवा पे मुफ्त, ऑपरेशन ग मुफ्त, तमाम फैसिलिटी मिलान। ये हुकूमत कदम वारिया असल लोगन खसर। एक्चुअली मैं बताऊंगा अपना, तो मुझे बहुत फ़ायदा मिला है इनका, क्योंकि मुझे इस वक्त मैं अपने फादर के साथ हूँ। मुझे हार्ट के ऑपरेशन आई है, ICD मुझे डाला गया, उसमें बहुत हेल्प हुआ, मुझे बहुत हेल्प हुआ उस कि हेल्थ कार्ड मतलब वो पैसे उन्होंने दिया, जो पैसे मुझे वहाँ पे लगा, मैंने उस वक्त GP भी निकाला था, तो मेरा GP बच गया, वो पैसे मुझे बच गए। ये पोर्शन आयालस अमसुम तनख्वाह वनख्वाह क्या गवर्नमेंटन कोर्स मदद वारिया मुश्किल अड़न पेवन जमीन कन क्या पेशेंट गसान ये तिमन पोसे तिम अमी डेड गसान बिल्कुल बेस अड़न पेवन जमीन कुन बाकी चीज़ कर अद गम सारी कर तिमन यह तिम हेकान बेमार ज़्यादा पहन गि मारुन खुदायस सा।
पटन के तकिया तापर में मेरी मिट्टी मेरा देश मुहिम प्रोग्राम की सदारत डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर ने की। मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानी देने वाले नौजवान की कुर्बानी को याद किया गया। तकरीब में जल जीवन मिशन के तहत तामीराती कामों और दीगर प्रोजेक्टों पर पंचायती नुमाइंदों और दीगर के साथ भी तबादला ख्याल किया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि जो ही जल जीवन मिशन के तहत प्रोजेक्ट मुकम्मल होंगे और उन्हें पंचायती नुमाइंदों और मकामी लोगों के हवाले किया जाएगा। वहाँ पे एक शिला फलकम जिसको कहते हैं या यादगार तख्ती, वो हमने इस्टेब्लिश की है जो वहाँ पे वीर हुए हैं उनके नाम पे। और उसके साथ साथ आज हमने जो ये प्रोग्राम किया है इसमें जो यहाँ के कोई लोकल वीर हैं उनको भी सम्मानित किया है। नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग होइस्टिंग के साथ साथ हमने जितने भी इसके पर्टिकुलर प्रोग्राम्स में 5 ऑब्जेक्टिव्स थे जिसमें ओथ टेकिंग भी आता है, 5 प्राण, वो भी किया। जेजेएम फोर्टनाइट के हवाले से भी हमने पंचायत में जो हमारी पानी समितिस हैं, ग्राम सभा से उनको भी बुलाया है और उनको बताया कि किस तरीके से उनको अपने पानी के जो सोर्सेज हैं या जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेना है और उसकी एक जांच कैसे करनी है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।